सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, आज हम रचनानुवाद कॉमेडी की लाइव कक्षा संख्या 136 को पढ़ेंगे, 136 को, और 51 में अभ्यास का आरंभ करेंगे। 50 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 60 लेसन 60 अभ्यास इस पुस्तक के अंदर हैं। 10 अभ्यास और शेष हैं। चलिएगा मित्रों, पढ़ना आरंभ करते हैं। और जो भी पाठक इन कक्षाओं को आगे पढ़ेंगे अथवा अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस पुस्तक को अवश्य मंगा लें, क्योंकि पुस्तक के सहयोग से आप अच्छी प्रकार से कक्षाओं को समझ करके पढ़ सकेंगे और लाभ ले सकेंगे। पुस्तक मंगाने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, उस पर ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। न्यूनतम मूल्य पर आपसे कोई एक भी पैसा अधिक नहीं लिया जाता है। चलिएगा, ये अभ्यास 50 हमारे कंप्लीट हो गए मित्रों। हम आज 51वां अभ्यास पढ़ेंगे। ठीक है, अभ्यास 51। शब्दकोश। पाचकाः, पाचक रसोईया। कुक। मोदकाः, लड्डू, खाने वाला लड्डू होता है। और अपूपाः, ये अपूपा पुआ होता है, गांव देहात में बनाते हैं, शहर में भी बनाते हैं, खाने का होता है। सूपाः, दाल, दाल होती है। शाकाः, साग सब्जी। त्रिशराः, खिचड़ी होती है, सभी लोग जानते हैं। रोटिका, रोटी। शर्करा, चीनी, माने शक्कर, शक्कर बोलते हैं, ठीक है। और सिता, चीनी, माने शुगर को सिता बोलते हैं। और शर्करा भी बोल देते हैं आजकल। चीनी के लिए भी शर्करा शब्द का प्रचलन आ गया है, प्रचलन में आ गया है। सूत्रिका, सेवई, सेवई आप जानते हैं, पतली पतली होती हैं, बहुत अच्छी लगती है, दूध में डाल के बनाते हैं। लप्सिका, हलवा। शशकुली, पूरी, पूरी माने पूरी होती है, वही शशकुली। भक्तम, भात होता है। पायसम, खीर होती है, ठीक है, दूध और चावल की। मिष्टान्नम माने मिठाई, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी में मिष्टान्नम का मिष्ठान्न चल गया है, माने टकोठा हो गया। ध्यान देंगे क्या हो गया है, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, लिखते हैं। तो हम ऐसी गलती संस्कृत में भी कर देते हैं। संस्कृत में मिष्ठान्नम नहीं है, क्या है, ये टा है, टा वास्तव में मिष्टान्नम, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जब भी आप मिष्टान्नम लिखेंगे तो ठा नहीं लिखेंगे, टा लिखेंगे, ठीक है। ये गलती नहीं करेंगे, टा ही मिष्टान्नम, दो ना है, माने मिष्ट माने मीठा, अन्न माने अन्न, मिठाई। पक्वान्नम, पक्वान्नम माने पकवान बोलते हैं, जो पकवान बोलते हैं, अच्छी मिठाइयां होती हैं घरों में। नवनीतम, मक्खन, ठीक है। घृतम, घृतम का अर्थ होता है घी। लवणम, नमक। तक्रम, मट्ठा, मट्ठा होता है जो दही का बिलो के बनाते हैं, पतला पतला, ठीक है। कहीं लस्सी भी बोलते हैं उसको, तक्रम बोलते हैं उसको। ये तो आपका शब्दकोश है, ठीक है। इस शब्दकोश में आप देखेंगे 3 प्रकार के शब्द हैं। एक तो ये पुल्लिंग शब्द हैं सभी, यहां से लेकर के ये सभी शब्द यहां तक के राम के समान रूप चलेंगे, ठीक है। कैसे चलेंगे, राम के समान, ये पुल्लिंग है, अकारांत। और ये रोटी से लेकर के यहां तक लप्सिका, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसका रूप चलेगा रमा के समान। परंतु ये एक शब्द भी शशकुली, ये भी स्त्रीलिंग है, परंतु ये दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है। कैसा है, दीर्घ ईकारांत। तो इसका नदी के समान चलेगा, अकेले का। आगे के ये शब्द हैं भक्तम से लेकर के
तक्रम तक, इसके रूप चलेंगे गृह शब्द के समान, ठीक है, जो गृहम है उसके समान चलेंगे, ये बता दिए। आगे धातु हैं इसमें, आइएगा देखते हैं। खा, मुच, मुच का अर्थ होता है छोड़ना, क्या होता है, छोड़ना। लुप, लुप का अर्थ होता है नष्ट होना। विद, विद का अर्थ होता है प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना या कोई भी चीज प्राप्त करना। लिप, लिप का अर्थ होता है लीपना, ठीक है। और सिच, सिच का अर्थ होता है सींचना, ठीक है। चलिएगा, मुच से सिच तक के मुच के तुल्य रूप चलेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है, मुच कहाँ है आपका, ये, ठीक है। ऐसे ही लुप, विंद, विद और लिप, लिप और सिच, इन सभी धातुओं के रूप मुच के समान चलेंगे। तो मुच के रूप अभी आपको इसमें पढ़ाएंगे आप, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, शब्दकोश बहुत ही व्यावहारिक शब्दों का शब्दकोश है। आइएगा व्याकरण में ये क्या पढ़ाएंगे, अब कोई कठिन नहीं है, सरल ही है मामला, ठीक है। व्याकरण में आपको पढ़ाएंगे, मुच धातु के रूप बताएंगे, एक शेष, जो क्या है, इन्होंने कहा था कि समास का ही भेद होता है, परंतु मैंने कहा समास का भेद नहीं होता, समास जैसा होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे एक शेष। एक आलुक, आलुक, आलुक बता देंगे, और नई समास इसमें पढ़ेंगे। इस अभ्यास में इतनी चीज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले नंबर 1 है, मुच धातु के दोनों पदों, दोनों पदों का अर्थ है आत्म परस्मयी पद और आत्मनेपद, दोनों पद में 10 लकारों के रूप स्मरण करो। तो 10 के नहीं मत कीजिएगा, आप 5 के कीजिएगा, 10 के एक बार देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं। और वो भी परस्मयी पद के याद कर लीजिएगा, आत्मनेपद के कम प्रयोग होते हैं, ठीक है, होते तो हैं पर कम प्रयोग होते हैं। चलिएगा, ये है आपका, देखेंगे आप 170, वो 177, 177, ठीक है। यहाँ अपनी पुस्तक में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर ये रूप दिए हैं, इस साइड में परस्मयी पद के रूप दिए हैं, ठीक है, और इस साइड में आत्मनेय पद के रूप दिए हैं। एक बार सबका आप अवलोकन कर लीजिएगा और देख देख करके हाथ से लिख भी लीजिएगा। एक बार लिख लेंगे तो यहाँ पर थोड़ी छाप बन जाएगी, ठीक है। और परस्मयी पद का जो मैंने बताया 5 लकारों का याद कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के समान जो दूसरी धातु है उनका बनेगा, ठीक है। उनका एक एक रूप आप कहाँ देखेंगे, इसी पुस्तक के पीछे जो धातुओं की सूची बनी है उसमें देखना है आपको, ठीक है। जैसे एक एक रूप में बता देता हूं आपको कि केवल उनका परस्मयी पद का 5 लकार का ही कीजिएगा, ठीक है। ये जैसे इसका बनेगा लुम्पति, क्या बनेगा, लुम्पति बनेगा, एक मैं बता रहा हूं आपको, लुम्पति, ठीक है। ऐसे ही इसका बनेगा विंदती, आगे आप बनाते जाइएगा अपने आप। इसका बनेगा लिम्पति, ठीक है। इसका बनेगा सिंचती, ठीक है जी। क्या है, लुम्पति, विंदती, लिम्पति, सिंचती, ये लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का मैंने एक एक रूप बना दिया, बस, ठीक है। आइएगा, अब आपको ये 5 लकारों बनाना है, जैसे लोट में लुम्पतु बन जाएगा, ठीक है, और लंग में अलुम्पत, और विदलिंग में लुम्पेत, और उसमें बनेगा लिट लकार में लुप्स्यति, ठीक है, हाँ लोप्स्यति बनेगा, ठीक है, लोप्स्यति बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ कि सारे रूप इसमें दिए हुए हैं पीछे, ठीक है। यहाँ ये आप अपने पेज नंबर 190 होगा आपके पेज में, 190, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे लुप धातु का दिया है, देखिएगा लोप्स्यति बना है, लुम्पति और लुम्पतु, अलुम्पत, लुम्पेत और लोप्स्यति, ठीक है, मैंने बताया वही है लोप्स्यति। इसी प्रकार से इनका सबका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे विंद का दिया है, विंद का मैं बता देता हूं आपको, देखिएगा
विन्दति, विन्दतु, अविन्दत, विन्देत, वेदिष्यति। लिट लकार में क्या बनेगा? वेदिष्यति। और लिंप का भी ऐसे ही है, ठीक है। लिम्पति, लिम्पतु, अलिम्पत, लिम्पेत, लेप्स्यति। लिट में क्या बनेगा? लेप्स्यति। इसमें देख के बता रहा हूं, तो आपकी पुस्तक में भी है ये। और सिंच, सिंच का भी बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे सिंचति, ठीक है, सिंचतु, असिंचत, सिंचेत, और लिट लकार में बनता है सेक्ष्यति। क्या बनता है? ध्यान देंगे, ऐसा बनेगा इसका लिट लकार में, सेक्ष्यति। आगे आप चला लीजिएगा अपना, ठीक, सेक्ष्यति। बस इतनी धातु इसमें है, मैंने बता दिया, 5 लकार का पर्याप्त है, ठीक है। आइएगा, ये तो धातु का हो गया। अब आ जाइएगा नियम। इसके अंदर 3 नियम हैं। कोशिश करते हैं जितना पढ़ा जाएगा उतना पढ़ते हैं आज की कक्षा में, फिर दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। ये लीजिए नियम 163, 163। एक शेष, एक शेष का अर्थ होता है एक बच जाता है, बाकी के हट जाते हैं, बाकी के चले जाते हैं, ठीक है। कहते हैं जब उद्देश्य के रूप प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष में से 2 या 3 एकत्र हो जाते हैं, वहां पर क्रिया का रूप निम्नलिखित रूप से होता है। ये आपको यहां पर एक शीर्ष के अंदर बहुत सारी चीज बता रहे हैं। ये बहुत विशेष चीज है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत के बड़े बड़े पंडित लोग भी इसमें अटक जाते हैं, ये चीज ध्यान नहीं रहती उनको, इसलिए आपको ये विशेष करके ध्यान रखनी है। ये नियम आपको बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? जब उद्देश्य के रूप में प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष, मानिएगा मध्यम पुरुष क्या है? युष्मद। मध्यम पुरुष क्या है? युष्मद। यहां लिख देता हूं, युष्मद शब्द क्या है? मध्यम पुरुष है। और अस्मद शब्द क्या है आपका? उत्तम पुरुष है। इसके अलावा क्या? इसके अलावा जितने भी शब्द हैं, संज्ञा अर्थात वैसे शब्द, नामवाची, वो सारे के सारे क्या है? प्रथम पुरुष है, माने 3rd पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य के रूप में, उद्देश्य और विधेय के रूप, माने उद्देश्य और विधेय क्या होता है ये मैंने पहले बहुत विस्तार से समझाया है आपको, पीछे आया है ये, लगभग 18 में या 19 में अभ्यास में आया था, ठीक है। तो क्या है? उद्देश्य माने सब्जेक्ट हो गया और विधेय माने प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो उद्देश्य कहते हैं किसी को, माने कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं प्रथम पुरुष का या मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का, ठीक है। तो कहते हैं कि यदि अकेला है, प्रथम पुरुष है, ठीक है, तो क्रिया कैसी होगी? प्रथम पुरुष की होगी। मध्यम है तो मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, और उत्तम है तो उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। परंतु समस्या वहां आ जाती है जहां पर वाक्य के अंदर जो क्रिया को करने वाले हैं, एक्शन को करने वाले हैं, उनमें क्या है? वो करने वाले कुछ प्रथम पुरुष हैं, कुछ मध्यम पुरुष हैं, अथवा कुछ प्रथम पुरुष हैं, कुछ उत्तम पुरुष हैं, अथवा कुछ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हैं, ठीक है, अथवा तीनों प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। ऐसे हम भी बोलते हैं ना भाई, राम और मैं और तुम इस कार्य को करेंगे, इस कार्य को करेंगे, ठीक है।
तो इस कार्य को करने रूपी क्रिया है, इसको करने वाला प्रथम पुरुष भी हो गया, मध्यम पुरुष भी हो गया और उत्तम पुरुष भी हो गया। तो हिंदी में तो कोई बात नहीं है, संस्कृत में थोड़ी परेशानी है। संस्कृत में कहते हैं कि अब क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष होता है और वचन होता है, तो पुरुष किसका होगा भाई? एक क्रिया में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न पर्सन के कर्ता आ जाएंगे, तो कहते हैं क्रिया का पुरुष कौन सा होगा? क्या सबके लिए अलग अलग प्रयोग करेंगे? उसमें एक व्यवस्था दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, उसमें एक व्यवस्था दे रहे हैं, ठीक है। इस बात को गहराई से मान लीजिएगा। सामान्य जब उद्देश्य कह दिया, उद्देश्य का सामान्य से सब्जेक्ट अर्थ होता है, ठीक है। माने किसी को माने उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वो विधेय होता है, ठीक है। उद्देश्य माने सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट माने जैसे आप मानिएगा, हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था, यहां पर अभ्यास भी आपको बता देता हूं। ये आया था आपका 18वें अभ्यास में, 18वें अभ्यास में आया था कि जब उद्देश्य और विधेय यहां पर आया था, उद्देश्य के रूप में होंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण दिया था यहां पर, सप्त पात्राणि सन्ति, तो क्या है? गुणों के अर्थात वो सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको गौर कर दीजिएगा, ये चीज यहाँ समझने की है ही नहीं, इन्होंने लिख दिया है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मुख्यतः सब्जेक्ट माने कर्ता को मान लीजिएगा, क्रिया का जो कर्ता है वो, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं? प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष, ठीक है। इन तीनों पुरुषों में से दो या तीन एकत्र आ जाते हैं, माने एक वाक्य के अंदर आ जाते हैं। क्या? जब प्रथम पुरुष के शब्द हो या मध्यम पुरुष का युष्मद और उत्तम पुरुष का अस्मद, इन शब्दों का एक वाक्य में या तो इनमें से प्रथम मध्यम आ जाए या मध्यम उत्तम आ जाए, ऐसे मिलकर के या सारे ही आ जाएं, तो कहते हैं वहां पर क्रिया का जो रूप निम्नलिखित रूप से रखा जाएगा। माने उसमें एक व्यवस्था दे रहे हैं। क्या व्यवस्था दे रहे हैं? का में देखिएगा, प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष, माने प्रथम पुरुष दो आ जाएं, अगर राम और श्याम पुस्तक को पढ़ते हैं, तो सामान्य रूप से क्रिया कैसी होगी? प्रथम पुरुष की हो जाएगी, दोनों ही प्रथम पुरुष हैं। क्रिया कैसी होगी? बराबर प्रथम पुरुष की होगी, ठीक है। वचन कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार होगा, माने क्रिया को करने वाले जितने होंगे उसके हिसाब से उनका वचन हो जाएगा क्रिया का, ठीक है। दो हैं तो द्विवचन, और दो से अधिक हैं तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे राम कृष्ण और देव पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ये भी प्रथम पुरुष, ये भी प्रथम पुरुष, ये भी प्रथम पुरुष, तीन कर्ता हैं, पढ़ना क्रिया को कर रहे हैं। तो अब क्या बनाएंगे? रामा कृष्णा देवश्च पठन्ति, तीन कर्ता है इसलिए बहुवचन आ गया। यहां कोई परेशानी नहीं है क्योंकि यहां सभी कर्ता प्रथम पुरुष हैं, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष हो गई, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। रामा रमा च पठता, यहाँ राम और रमा दोनों, यहां पर भी प्रथम पुरुष है दोनों, तो बस स्त्री और पुरुष का भेद है, पर पुरुष का पर्सन का तो कोई भेद नहीं है, पर्सन तो प्रथम पुरुष ही है, थर्ड पर्सन। तो यहां पर भी द्विवचन हो गया, दो हैं तो कोई परेशानी नहीं। परंतु कहते हैं खा में प्रथम पुरुष क्रिया का कर्ता यदि वाक्य में प्रथम पुरुष हो और मध्यम पुरुष हो, तो कहते हैं क्रिया किसके अनुसार होगी? कहते हैं बराबर क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, प्रथम पुरुष की क्रिया नहीं होगी, मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, और जितने हैं उसकी संख्या के अनुसार वचन हो जाएगा, ठीक है। वचन कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार होगा। जैसे वह और तुम पढ़ते हो, क्या? वह और तुम पढ़ते हो,
तो जैसे देखिएगा, अब यहाँ पर हुआ, ये तो प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, तो क्रिया क्या होगी, मध्यम पुरुष की होगी, और दो है तो द्विवचन होगी। सा त्वम चा पठथ, समझ में आ गया आपको, आराम से आ गया होगा। सा त्वम चा पठथ, माने वह और तुम पढ़ते हो, तो क्रिया किसकी आएगी यहाँ पर, मध्यम पुरुष की। यहां व्यवस्था अव्यवस्था प्राप्त हो रही थी, कुछ नियम बना दिया कि भाई प्रथम होगा मध्यम होगा तो मध्यम पुरुष की क्रिया होगी, ठीक है। अब यहां पर आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं मैं, चाहे आप इसको यहां रख दीजिएगा पहले, चाहे ऐसा कर लीजिएगा त्वम सा चा, तो भी पठतः ही होगा, ये आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप कहें कि ये सा प्रथम पुरुष पहले ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। त्वम पहले भी आ सकता है, सा बाद में भी जा सकता है, पर क्रिया कैसी होगी, वैसी होगी मध्यम पुरुष की। तौ त्वम चा लिखतः, मतलब वे दोनों और तुम लिखते हो, तो यहां लिखा था, ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष बहुवचन हो गया, ठीक है। ये कर्ता दोनों का देख लीजिए सामान्य है। सा यूयम चा गच्छथ, माने वह और तुम सब जाते हो, तो यहां पर हो गया मध्यम पुरुष बहुवचन। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो क्या हुई, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में क्रिया किसकी होती है, बोलो, मध्यम पुरुष की। आप दिखाते हैं आगे, अर्थात प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष शेष रहता है, मान मध्यम पुरुष की क्रिया शेष रहती है और प्रथम पुरुष की क्रिया हट जाती है, यही बोलेंगे, प्रथम पुरुष की क्रिया हट जाती है, तो इसलिए क्या है, एक शेष। अब देखिएगा गा में, देखिएगा आगे, यदि उत्तम पुरुष साथ में होगा तो उत्तम पुरुष ही शेष रहेगा। वचनकर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार यदि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है, तो क्रिया किसकी होगी, उत्तम पुरुष की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो वचन होगा वो सामूहिक संख्या के अनुसार होगा। जैसे तू और मैं पढ़ते हैं, तो त्वम अहम च पठावः, ये उत्तम पुरुष आया है, मध्यम पुरुष नहीं आया, ठीक है। और देखिएगा, यदि तीनों ही पर्सन हो तो क्या आएगा, माने ये सा त्वम अहम च पठामा, तो भी उत्तम पुरुष आएगा। ये प्रथम पुरुष है, ये तो मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, ये ठीक है। तो क्रिया किसकी आ गई, उत्तम पुरुष की, और तीन है इसलिए बहुवचन आ गई, ये ध्यान देंगे। ऐसे ही अहम युवाम च पठामः, मैं और तुम दोनों पढ़ते हैं, यहां पर उत्तम और मध्यम हो गया, तो भी उत्तम क्रिया आई है। एक उदाहरण और आप लिख लीजिएगा, जैसे सा अहम च पठावः, ठीक है। ये प्रथम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, तो भी क्रिया किसकी आएगी, उत्तम पुरुष की। यहां पर वो नहीं दिखाया है, ठीक है, यहां सबके उत्तम के सीधा खट्टा सबके साथ दिखा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम और मध्यम में मध्यम बलवान होता है, और मध्यम और उत्तम में मध्यम उत्तम बलवान होता है, प्रथम और उत्तम में उत्तम बलवान होता है, और प्रथम मध्यम उत्तम तीनों में उत्तम बलवान होता है। माने फर्स्ट पर्सन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, उसके बाद में सेकंड पर्सन को, और फिर सामान्यतः तो थर्ड पर्सन प्राप्ति है, ठीक। ये नियम आपको 100% समझ में आना चाहिए, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कुछ भी बच रहा है आपको तो शनिवार की कक्षा में मुझसे अवश्य लिख करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये कठिन नहीं है। आप 50 अभ्यास पढ़ लिए हैं, उस दृष्टि से बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक है। हाँ, पहले ही दिन पढ़ते आप तो मानता मैं कठिन है। चलिए आइए आगे।
नहीं समास, ये हो गया आपका। अब नहीं समास में आ जाइएगा। नहीं समास सरल होता है, कुछ भी कठिन नहीं होता है, इसलिए हम इसी में कर देते हैं, इसी कक्षा में पढ़ा देंगे। नहीं समास नहीं अर्थ वाले नहीं का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो उसे नहीं समास कहते हैं। एक क्या है, ना शब्द है संस्कृत में, ना, वो वास्तव में ये ना है, ये क्या है, नहीं का ना है, ये इया हट जाता है, ना बच जाता है, ठीक है जी। तो इसका अर्थ होता है नहीं, नॉट, ठीक है। तो कहते हैं इसका दूसरे शब्द के साथ में समास होता है, समास माने मिला करके लिखा जाता है, समास पहले ही पता पढ़ाया था आपको। तो नहीं समास है निषेधार्थक, इसका अर्थ होता है निषेध मुख्य रूप से। तो कहते हैं नहीं अर्थ वाले नहीं का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो नहीं, उसे नहीं समास कहते हैं। उसमें क्या होता है, कहते हैं कि यदि वाद में व्यंजन रहता है, माने नहीं है और नहीं के बाद जो दूसरा शब्द है इसका समास कर रहे हैं, तो उस शब्द दूसरे शब्द का जो प्रारंभ का जो वर्ण है, क्या प्रारंभ का जो वर्ण है वो यदि व्यंजन माने कॉन्सोनेंट है, हल है, तो क्या है, तो कहते हैं कि नहीं का आर शेष रहता है, ये ना हट जाता है, ये तो हट ही जाता है हमेशा, न का न भी हट जाता, आ बचता है, ठीक है। और यदि दूसरा शब्द जो जिसके साथ नहीं का समास कर रहे हैं वो यदि कैसा है, उस शब्द के आदि में स्वर है, कोई वोवेल है, तो कहते हैं इस नहीं को, इस नहीं का जो ना है, ना ये बचता है, ना को क्या कर देते हैं, अन कर देते हैं। यदि कोई स्वर बाद में होगा तो अन हो जाएगा, ना को अन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाँ उसके पहले आ जाएगा, ठीक है। जैसे न ब्राह्मण अब्राह्मण, ये पूरा समझ में आ रहा हो, परेशान नहीं है आपको, ठीक है। देखिएगा ना ब्राह्मण, ये क्या है, दूसरा शब्द है, इसका आदि अक्षर क्या है, व्यंजन है, हल है, ब, इसलिए क्या हो गया, ये ना को अ हो गया ये। तो अब ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण से भिन्न व्यक्ति, ब्राह्मण से भिन्न का अर्थ हुआ क्षत्रिय वैश्य आदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है माने ब्राह्मण जैसा है पर ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। अब ब्राह्मण का अर्थ हुआ ब्राह्मण से भिन्न कोई दूसरा मनुष्य। इसी प्रकार जैसे न स्वस्थ अस्वस्थ, माने जो स्वस्थ नहीं, निषेध अर्थ आ रहा है। न न्याय अन्याय, माने अन्याय में न्याय नहीं है, यहां पर सब जगह व्यंजन आदि में, न्याय में भी, स्वस्थ में भी। न प्रिय अप्रिय, न सुंदर असुंदर, मैं सुंदर नहीं, सब जगह, तो इसलिए नाक के अ हो गया। अब देखिए न उपस्थित अनुपस्थित, यहां क्या हुआ, यहां आप देखेंगे कि यहां ये आगे आने वाला जो शब्द है इसका आदि वर्ण क्या है, ऊ है। ऊ क्या है, वोवेल है, स्वर है, ठीक है, स्वर है, इसलिए क्या हो गया, न को अन हो गया, तो अनुपस्थित हो गया, न को अन हो गया। इसी प्रकार न उचिता अनुचिता, न आगता अनागता, न उदार अनुदार, न ईश्वरवादी अनीश्वरवादी, सब जगह अन हो गया, न को। सरल, कुछ कठिन तो नहीं है, बस इतना ही समझना है आपको, क्योंकि समाज का हम विस्तार से तो वहीं पढ़ सकते हैं व्याकरण की कक्षा में, ठीक है। बस अभी आपको इतना ही समझ लेना है। अब आ जाइए मित्रों नियम 165, अलुक समास। एक अलुक समास बता रहे हैं। अलुक समास का अर्थ होता है कि समास होने पर बीच की विभक्ति का लुक नहीं होता है। समास पर यही तो बताया कि समास होने पर जो शब्दों के बीच में विभक्ति होती है उसका
उसको हटा देते हैं। अलुक समास में वो विभक्ति बनी रहती है, उसका लुक नहीं होता है, बस इतना ही है। ठीक है, ये बहुत कम जगह होता है, ध्यान देंगे, बहुत ही कम जगह, अधिक जगह नहीं होता ये। कुछ स्थानों पर बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसे अलुक समास कहते हैं। यही बात बिल्कुल मैंने भी बताई आपको, यहां देखा नहीं था अभी पर मैंने आपको बताया, वही बात है। कुछ स्थानों पर, अधिक नहीं है, बहुत बहुत थोड़े से रेयर हैं, कहते हैं अलुक समास को कहते हैं। जैसे परस्मै पदम आत्मनेपदम युधिष्ठिरः सरसिजम मनस्सिजः। ये क्या है, ये परस्मयी, ये चतुर्थी का रूप होता है, 4 1, माने पर शब्द का, पर जो सर्वनाम है उसका परस्मयी बनता है, और यहां पर का पर पदम के साथ समास हुआ है। क्या पर का पद के साथ समास हुआ है, तो समास होने पर ये स्मयी चतुर्थी है, वास्तव में चतुर्थी है, गे को स्मयी हो जाता, ये हटना चाहिए था, हटा नहीं है, ऐसा का ऐसा ही रहा। तो परस्मयी पदम, ऐसे ही आत्मने पदम, ये चतुर्थी का है आत्मने, तो यहां पर भी नहीं हुआ लोप। युधि और स्थिरा, स्थिरा, तो युधि ये सब 7 1 है। ठीक है, सप्तमी व्यक्ति एक वचन में बन रहा है युधि, ये मूल शब्द क्या है, युद्ध, ऐसा है हलंत, सप्तमी लगा करके युद्धि बना है, तो यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। ठीक, ऐसे सारसी जम, ये सारसी शब्द क्या है, सप्तमी है, ये भी 7 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी लुक नहीं हुआ। सारसी जम माने कमल, पानी में, तालाब में होता है। मनसी जहा, मन में होने वाला, ये मनसी शब्द क्या है, सप्तमी है, 7 1। कामदेव मन में उत्पन्न होने वाला, क्या वासना कह सकते हैं। तो बस इस प्रकार के कुछ जगह हैं जो इस प्रकार उस लुक विभक्ति का नहीं होता है समास होने पर भी, तो उसको अलुक समास कह देते हैं। ठीक है, कोई ये वास्तव में अलग से समास नहीं है। चलिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका कुल मिलाकर के हो ही गया पूरा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। और चलिएगा, आगे की कक्षा में मैं आपको गृह कार्य दूंगा। ठीक है, गृह कार्य दे देंगे। चलिए पढ़िएगा, पहले परिश्रम से पढ़िएगा। जो भी हमारे नए पाठक जुड़ते हैं उनसे निवेदन है कि आप बीच में से मत पढ़िएगा, आरंभ से पढ़ के आइएगा। प्लेलिस्ट में आपके लिए कॉलम बना दिया गया है, रचनानुवाद कौमुदी 2, उस पर क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाएं आपको क्रम से मिलेंगी। सर्वेभ्यो नमः।